आज हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पुष्प शर्मन और इनसे हम बात करेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति ये बोलता है कि साहब मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या मुझे कोलेस्ट्रॉल है, या मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। राजीव जी, यूरिक एसिड वास्तव में हमारे शरीर में जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड और यूरिया रहता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और जो बाकी का बचता है वो तकरीबन मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका जो कनेक्शन है वो हमारे लिवर के साथ है। यूरिक एसिड बढ़ने का तात्पर्य यह है कि या तो हमारा सिस्टम जरूरत से ज्यादा तेजी से मेटाबोलाइट कर रहा है, या फिर हमारी किडनीज पर्याप्त तरीके से उसको बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो आम भाषा में जब हम कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इसका केवल इतना ही अर्थ है कि किसी न किसी वजह से हमारे शरीर में या तो यूरिक एसिड की बनावट ज्यादा हो रही है या हमारा शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो इसको सामान्य भाषा में यूरिक एसिड बढ़ना कहते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने के बेसिकली कारण क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें यूरिक एसिड जब बढ़ना है इसका सबसे मूल कारण लिवर का डिसऑर्डर है। जब हमारा लिवर पर्याप्त तरीके से प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में सिस्टम में हमारे यूरिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। ये सूत्र है, ये वहां का बिंदु है, यहां से ये गंगोत्री शुरू होती है। लेकिन सामान्य रूप में जब हम देखते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारी किडनीज इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी ऐसा कारण हो जाए, चाहे लिवर ठीक से ही मेटाबोलाइज कर पा रहा हो, लेकिन अगर हमारी किडनी यूरिक एसिड को सम्यक तौर पे छान नहीं पाए, बाहर नहीं निकाल पाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब इसके जो कारण हैं उनमें दो तरह के कारण होंगे। एक तो ये कारण होंगे वो सब कारण जो हमारे लिवर को डिस्टर्ब करें। सबसे प्रमुख कारण है इसमें चीनी। अच्छा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भले ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, लेकिन याद रखिए जठराग्नि सारी अग्नियों की स्वामिनी है। अगर हमारा लिवर, हमारा पैनक्रियास और हमारा गॉल ब्लैडर या हमारी छोटी आंतड़ी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो भले ही हम कितनी भी अच्छी चीजें खाएं वो रोग पैदा कर सकती हैं। तो चीनी सबसे बड़ा कारण है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है और सबसे बड़ा कारक बनता है। आज तक जितना भी इस पे अनुसंधान हुआ है उसमें दो चीजें ऐसी स्ट्रांगली पाई गई हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं, एक चीनी और दूसरा अल्कोहल। डॉक्टर साहब, जब हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी जो ट्रेडिशनल फॉर्म की चीनी है, आप उसकी बात कर रहे हैं, या इस कैटेगरी में गुड़, मिश्री और देसी खांड जैसे कुछ लोग अब चीनी का विकल्प के रूप में यूज करते हैं, क्या वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है? जब तक आपके शरीर में रोग नहीं है तब तक अगर आप रिफाइंड शुगर की बजाय शक्कर या गुड़ या ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, शहद इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो कम नुकसान देंगी, नुकसान नहीं देंगी। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या हो गई है तो ऐसे में ये सारे के सारे विकल्प आपको कम से कम कुछ देर के लिए बंद कर देने चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि क्या हमें शराब बंद करनी चाहिए या हमें बियर भी बंद कर देनी चाहिए। तो अगर हमें रोग से मुक्त रहना है तो हमें सारा ही छोड़ना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो यूरिक एसिड बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है प्यूरिन्स जिनमें ज्यादा है ऐसी चीजें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मांस, नॉन वेजिटेरियन फूड्स। इसके अतिरिक्त साबुत दालें जैसे उड़द साबुत की दाल, सफेद चने, राजमा, और इसके अतिरिक्त कुछ सब्जियां जैसे मशरूम्स हैं, जैसे पालक है या साग है। तो इनमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने की पूरी शक्ति है। तो इन चीजों से जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है या बढ़ने की संभावना रहती है उनको इन चीजों से बचाव करना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें वही आएगी कि चीनी,
अल्कोहल और वो सब चीजें जिनमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा है, उनसे हमें थोड़ा बचना है। खाली उनसे बचाव काफी है या इसके लिए यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो कोई दवा भी कारगर होगी? यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति का दो ही तात्पर्य रहे। एक तो ये कि लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा और दूसरा ये कि किडनी अच्छे से छान नहीं पा रही। तो यहां दवाई का महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ विशेष इसमें रुचिकर चीजें बताता हूं जो यूरिक एसिड के साथ जुड़ी रहती हैं। यूरिक एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जिसमें यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, उसका विटामिन सी के जैसे होना बड़ा क्रमिक पाया जाता है। विटामिन सी का जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। ये देखा गया है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, जो सुइयों की तरह होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से उनको देखें तो हमारे छोटे जोड़ों में, हमारे लिगामेंट्स में वो जुड़ने शुरू हो जाते हैं, कई बार स्किन के नीचे भी। ऐसे में वो पेन करना शुरू कर देते हैं छोटे जोड़। तो आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ अकड़े रहते हैं या पैर के नीचे दर्द होता है वगैरह वगैरह। उन यूरिक एसिड की जो स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिपॉजिट्स होने का खतरा रहता है जिनका, जिससे पेन ट्रिगर होती है, गर्म पानी में वो इजीली घुल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग विटामिन सी ज्यादा लेते हैं और गर्म पानी का सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें अगर यूरिक एसिड बढ़ भी रहा हो तो बहुत जल्दी से उनको आराम मिलता है। तो जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना है, सबसे पहली बात तो ये कि किडनी को दुरुस्त रखने के लिए उनको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। ये सबसे पहला सूत्र। दूसरी बात, अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अपना हाई ब्लड प्रेशर उनको नियंत्रण में रखना चाहिए, चाहे दवा से, चाहे योग से, या वजन कम करके। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी बात, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के, क्योंकि नींबू एक बड़ा नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, तो गर्म पानी में नींबू डाल के दिन में 3 से 4 बार उनको पीना चाहिए। ऐसा करने से उनको दवाई जितना आराम महसूस होगा। अच्छा जी। इसके बाद आता है कि अगर इन सब चीजों से भी फायदा नहीं हो रहा तो अगली बात आती है कि उनको अपना वजन कम करना चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी हमारा वजन ज्यादा होता है तो हमारा सारे शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लिवर को, किडनीज को, हार्ट को, सारे अंगों को जरूरत से ज्यादा और प्रेशराइज्ड होकर काम करना पड़ता है। तो अपना वजन कम करना आवश्यक है। और इसके लिए मैं सबको ये सलाह देता हूं कि जब आप चीनी छोड़ते हैं, कोशिश करें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, उसकी बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि रिफाइंड कार्बोस क्या होते हैं, सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, तो मैं उनको कहता हूं कि आप वो सब चीजें जिनमें मैदा है, आटा है, ब्रेड है, या चीनी, सफेद वाली चीनी है, आप इन चीजों से बचें। बनिस्बत इसके कोशिश करें कि आपके या रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल भी, और कोशिश करें कि आप अपने खुराक में सब्जियां, फल, उनका सेवन ज्यादा करें। वो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोस हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जब जाते हैं तो हमारा शरीर सहज से उनको पहचानता है और ये धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमारे अंगों पे फालतू लोड नहीं पड़ता। जबकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं, ऐसा होते ही सार हमारे भीतर के अंगों पे तुरंत प्रेशर आता है, और जब ये प्रोसेस बार बार होती है तो हमें किसी न किसी रूप से मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिसीज में हमें गिरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो किडनी को और लिवर को बहुत मरम्मत करती हैं। आयुर्वेद का तो सूत्र ही ये है कि जठराग्नि को अगर आप प्रदीप्त रखेंगे तो आपकी बाकी की अग्नियां भी। नॉर्मली इंसान ये समझता है कि एक जठराग्नि होती है शरीर में, जी जी, इसके अलावा और अग्नियां भी होती हैं। जी जी, ये आम आदमी को नहीं मालूम। मैं बड़ा एक छोटा सा श्लोक आता है चरक संहिता में कि सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियते स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि जिसके दोष सम हैं, जिसकी अग्नियां सम हैं, जिसकी धातुएं सम हैं और जिसकी मल क्रिया ठीक से हो रही है, इसके अतिरिक्त जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न है, वो स्वस्थ है। तो चर्चा आती है कि ये जो जठराग्नि है वो स्वामिनी है सारी अग्नियों की। और अग्नियां कौन सी हैं? तो इसमें कहते हैं कि 7 तो धातु अग्नियां हैं। वो 7 धातु अग्नियां कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पैदा करने वाली अग्नियां। या आप छोटे में यूं समझें कि ब्लड को बनाने के लिए जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, बोन्स को जो काम करता है, या जो भी सम्यक धातुएं हैं, तो ये 7 धातुएं मानी गई हैं। इनको पकाने के लिए जो मेटाबॉलिज्म्स हैं वो सारी अग्नियां। और इसके अतिरिक्त 5 महाभूत अग्नियां, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जो
प्रोसेस करती हैं। और कहा गया है कि अब 13वीं जो है आपकी जठराग्नि, ऐसे में कहा गया कि इन सारी अग्नियों का जो सूत्र है, इन सारी अग्नियों का जो स्वामित्व है वो जठराग्नि के पास है। अगर जठराग्नि सही है तो बाकी सब अग्नियां अपने आप सही हो जाएंगी। तो ये आयुर्वेद का एक बड़ा गुणी सूत्र है कि बार बार इसी बात पे चर्चा होती है कि आप अपनी जठराग्नि को प्रदीप। और एक बड़ा सुंदर उसमें एक प्रसंग आता है, वाग्भट ने एक स्थान पे लिखा है कि अर्धरोग हरि निद्रा, सर्वरोग हरि क्षुधा, कि अगर किसी को नींद बहुत उम्दा आ रही है तो उसका आधा रोग चला जाता है, और अगर किसी को भूख अच्छी लग रही है और पचा अच्छा पा रहा है तो उसका सारा ही रोग चला जाता है। तो आयुर्वेद में इसका बड़ा महात्म है। तो डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड बढ़ने से क्या ऐसा भी कभी स्थिति हो जाती है कि हड्डियों में नुकीलापन जैसे हो जाता है, कील जैसी स्थिति जैसे हो जाती है, किसी लोगों की एड़ी में हड्डी में हो जाती है और वो चुभने लगती है, क्या वो भी एक यूरिक एसिड का परिणाम है? नॉट रियली। यूरिक एसिड के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं मैं आपको थोड़े में समझाता हूं। हमारे सभी जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है। साइनोवियल फ्लूइड में हमेशा ही छोटे छोटे माइक्रो रूप में यूरेट्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन किसी वक्त अगर हमारे सिस्टम में यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है तो वो काफी सारी मात्रा में कंसंट्रेट होकर वहां पीड़ा शुरू कर देते हैं। आमतौर वैसे तो ये किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन जब भी कभी यूरिक एसिड से रिलेटेड पेन होती है तो वो जोड़ की मूवमेंट पे होती है। आमतौर पे पैर के सबसे बड़े अंगूठे की नीचे के हिस्से में पेन होती है, और आमतौर पे यूरिक एसिड की जो सीवियर अटैक वाली पेन है वो रात को होती है। ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। इसमें जो आप वो पीड़ा वाली बात कर रहे हैं कि जिसमें हड्डी बढ़ जाती है, वो जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस में आता है। जब हमारी हड्डियां क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, आयु के साथ हार्मोन्स के परिवर्तन आने शुरू होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी हड्डियां अगर बाहर से हम प्रॉपर कैल्शियम, फास्फोरस या फिर विटामिन डी वगैरह ना दे पाएं तो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियों के सिरे नुकीले होने शुरू हो जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति पैर में आती है तो उसको हम कैल्केनियल स्पर कहते हैं, और वो एक कांटे की तरह चुभना शुरू हो जाता है और अक्सर लोग उससे पीड़ा महसूस करते हैं। यूरिक एसिड, अगर आपका बहुत देर से आपको समस्या है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इन द लॉन्ग रन क्या किडनीज को इफेक्ट करेगा? किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक हैं। यूरिक एसिड का बढ़ना, आपसे यह भी बात मैं शेयर करूंगा कि कई लोगों का जेनेटिकली यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। आप उनका अगर टेस्ट देखते हैं तो उनमें यूरिक एसिड की मात्रा 8 या 9 के आसपास आती, लेकिन उनको शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को किडनी के लिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यूरिक एसिड का शरीर से जो निष्कासन है उसका सारा दारोमदार किडनी पे ही है। लिवर तो बनाने तक सीमित है, लेकिन किडनी निकालने तक सीमित है। ऐसा रिसर्चेस मानती हैं कि जब लंबे समय तक यूरिक एसिड में यूरेट्स जो रहते हैं या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किडनी में से निकलते तो कई बार वहां पे छोटे छोटे माइक्रो जख्म कर देते हैं, जिनकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। बाद के दिनों में वहां स्कैर्स बन के किडनी डिस्टर्ब हो जाती है। और अक्सर देखा जाता है कि जब किसी की किडनी फेलियर का डिसीज हो तो उसमें यूरिक एसिड हमेशा ही बड़ा मिलता है आपको। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसकी किडनी खराब ही हो, लेकिन ऐसी जरूर स्थिति है कि यूरिक एसिड बढ़ने पे हमें किडनी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको ठीक रखने के प्रयास करना चाहिए। ये जो खान पान की चीजें हैं, इनको उगाने में यूरिया का जो इस्तेमाल होता है, कहीं किसी रूप में ये एक बड़ा कारण तो नहीं है यूरिक एसिड के लिए? नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो यूरिया है वो पौधों में इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस यूरिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना होता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन है, तो वहां पे जो यूरिया है उसका इस यूरिया से कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड पर आपसे बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। हम चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ बातें आपसे जरूर जान लें, क्योंकि अब आप हमारे स्टूडियोज में आए हैं जी। और इतनी रोचक आप जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को। हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना एक कारण होता है। क्या जो ब्लड की थिकनेस है अगर किसी की, वो भी एक कारण होता है? राजीव जी, इसको थोड़ा सा मैं आपको
एक अलग एंगल से समझाता हूं जी। आप इसको यूं समझिए, पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा मित्र है, हमारा शत्रु नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को तो ऐसे माना जाता है कि ये शत्रु है, नेगेटिव चीज है। ये ऐसा नहीं है जी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम कभी कोलेस्ट्रॉल चेक भी कराने जाते हैं तो आपने प्रायर टेस्ट रिपोर्ट्स में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर मात्रा तक कोलेस्ट्रॉल को सामान्य माना जाता है। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स को रिपेयर करने का मलहम है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर हम बाहर से घी तेल खाएंगे तो ही हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हमारा शरीर उसको अपने आप से बना सकता है। यानी अगर हम कुछ भी तला भुना या कन्फेक्शनरी आइटम्स नहीं लेते, बिल्कुल बिल्कुल, तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे गाय है तो गाय घास खा रही है या चारा खा रही है जिसमें घी या तेल का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन हम उसके दूध में से घी निकाल रहे हैं। अब आप इस सूत्र को समझिए कि जो घी है उसकी उत्पत्ति बाहर से नहीं हो रही है, उसकी उत्पत्ति भीतर से हो रही है। और हमारा शरीर इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि इसको पता है कि इसको किस मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि कोलेस्ट्रॉल का वास्तविक जो काम है वो हमारे शरीर में खास तौर पे नर्वस सिस्टम की मुरम्मत करना है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी ना हो तो आपकी नर्व की शीथ मुरम्मत नहीं हो पाएगी। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग बड़ी तेजी के साथ अपना वजन कम कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं या बिल्कुल तेजी से वजन कम करा लेते हैं। जब तेजी से वजन कम होता है तो ऐसी स्थिति में उनके ब्रेन का फैट लॉस भी होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन का फैट लॉस होता है तो उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन की समस्या आनी शुरू हो जाती है या मन में फियर्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हमारा सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप ही ये चीजों की कल्पना करनी शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है। अब प्रश्न आता है कि ये कोलेस्ट्रॉल खतरनाक कब होता है? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर ये बढ़े तो हमारे भीतर रोग की संभावना हो जाएगी? ऐसी स्थिति में अगर किसी भी कारण से आपकी हार्ट की नाड़ियों के भीतर, आपकी हार्ट के वेसल्स के भीतर अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से चीनी एक बड़ा कारण है, तंबाकू एक बड़ा कारण है, सिगरेट पीना बड़ा कारण है, ओवर स्ट्रेस्ड रहना बड़ा कारण है, नींद का ठीक से ना आना बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में जब हमारे वेसल्स के भीतर इन्फ्लामेशन होती है, रगड़ लग जाती है, उसको मुरम्मत करने के लिए यही कोलेस्ट्रॉल वहां पहुंचना शुरू हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल उसको लगातार मुरम्मत करनी शुरू कर देता है, ऐसे में अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स पहले से ज्यादा हों, जिसका मेन कारण लिवर की खराबी रहता है, ऐसे में वहां पे ब्लॉकेड होने का खतरा हो जाता है। वो ब्लॉकेड जब हम बाद में एंजियोग्राफी में देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये तो नाड़ी बंद हो गई है। यानी ले दे के वापिस हम लिवर पे ही